नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। देश में तमाम मुद्दे हैं, बात शिक्षा की हो या फिर रोजगार की। देश में जिस तरीके से एक तरफ केंद्र सरकार अपनी तारीफ कर रही है, तो विपक्ष के भी कई सारे सवाल हैं जिस पर जानना और संवाद करना जरूरी है। इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार की सड़क यात्रा में आज हमारे साथ सबसे खास मेहमान अहमद करीम साहब जुड़ चुके हैं और इन्हीं से जानने की और समझने की कोशिश रहेगी कि आखिर बिहार कितना बदला। और साथ ही राज्यसभा के सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और यह जानना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इनका क्या कुछ केंद्र सरकार के काम काजों पर विचार है या क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ इनकी राय है। यही जानने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन लाइव में। इस वक्त जो है सबसे अच्छी बात यह है कि हम जिस जगह पर मौजूद हैं अल करीम यूनिवर्सिटी है, जो कि करता धरता सर ही हैं। तो हम आपसे सबसे पहले तो इसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपके मन में ये सब चीज़ें आई और क्या मकसद था इसके पीछे करने का। देखिए, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे नज़र से कई किताबें गुजरी, कई अध्यादेश गुजरे। भारत का संविधान पढ़ने की थोड़ी आदत थी और एक ज़माने में मैं सुनता था बिहार में, आज से लगभग 40 साल पहले, कि बीएड कॉलेज या प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग बिहार में बहुत खुलते थे जी। और सुनते थे कि उस वक्त जाहिर है कि तालिब इल्मी का ज़माना था जी। तो सुनते थे कि इसको भारत का संविधान के द्वारा ये खुला है जी। तो मैंने जानना चाहा कि क्या भारत का संविधान है जी। तो देखा कि आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, उसमें है कि अल्पसंख्यकों को अपने इच्छा की शैक्षणिक संस्थान खोलने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और ये भी बाद में मैंने देखा कि ये मौलिक अधिकार हुआ कैसे। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़ा, क्योंकि किसी भी सब अनुच्छेद पर, सभी आर्टिकल पर काफ़ी डिस्कशन हुआ था, जिसकी सरपरस्ती डॉक्टर अंबेडकर साहब कर रहे थे। तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में है कि फंडामेंटल राइट इसको बनाया गया, कई फंडामेंटल राइट्स बनाए गए जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये इसलिए बनता है कि कभी पार्लियामेंट से बिल लाकर मेजॉरिटी कम्युनिटी कहीं इस जो अल्पसंख्यक समुदाय को जो अधिकार दिया गया या किसी समुदाय को जो अधिकार दिया गया उसको वो बदल न दे, ख़त्म न कर दे। इसलिए ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में कि मौलिक अधिकार इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे ख़तरा है कि पार्लियामेंट से बिल लाकर कहीं से आर्टिकल 30 को अमेंड न कर दिया जाए। इसलिए ये ऐसा अधिकार है जिसको बदला नहीं जा सकता। तो जब ये मैंने पढ़ा तो हमने देखा कि भाई सिर्फ स्कूल ही क्यों, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज क्यों, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुल सकता। मेडिकल कॉलेज खुलने से सिर्फ डॉक्टर नहीं बनते बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और उस इलाके की इकोनॉमी डेवलप कर जाती है। तो फिर मैंने देखा कि मैं रहने वाला हूँ वैशाली डिस्ट्रिक्ट का, तो हमने देखा कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर में भी है मेडिकल कॉलेज, पटना में भी है, दो मेडिकल कॉलेज नज़दीक में काफ़ी है। तो हमने देखा कि कहाँ खोलना चाहिए। उसके बाद मैंने पढ़ा एरा ऑफ स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, 77 का 2 कमेटी बनाई थी उन्होंने, मुदालियार कमेटी और सुनील मुखर्जी कमेटी। उन दोनों का रिकमेंडेशन था कि कटिहार में मेडिकल कॉलेज सरकार को खोलना चाहिए या पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज का स्थानांतरण कटिहार में कर देना चाहिए। ये 77 में ये भी मुद्दा मुझे मिल गया। कैसे खुलेगा, क्यों खुलेगा, ये भी मुद्दा मिला, और कहाँ खुलना चाहिए वो भी मिल गया। और जाहिर है ये जो कमेटी, दोनों कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वो इसलिए था ये पिछड़ा इलाका है, अब कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं था, कोई इतना बड़ा अस्पताल यहाँ नहीं था, दूर दूर तक 300 किलोमीटर दूर तक कोई अस्पताल नहीं था। भागलपुर 90 किलोमीटर है लेकिन गंगा पर पुल नहीं था।
तो हम लोगों ने फैसला किया, हमारी कमेटी ने फैसला किया, हमारे ट्रस्ट ने फैसला किया कि कटिहार में ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। फिर हमने यहाँ ज़मीन ख़रीदा, यहाँ फिर हमने 87 में शुरू किया, 36-37 साल हो चुके हैं। तो इस तरह से ये कॉलेज यहाँ खुला, यहाँ के इलाके को देखते हुए कि यहाँ लोगों को लाभ देना है, लाभान्वित करना है, और वो चल रहा है बड़े अच्छे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल फ्री है, 5 रुपया सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज है ओपीडी का। तीनों टाइम मरीज़ को खाना फ्री है, बेड फ्री है, नर्सिंग फ्री है, डॉक्टर फ्री है, सारा सर्जरी फ्री है। 25, 30, 35 सर्जरी रोज़ होती है, 10 ओटी है, सब फ्री है। और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं, सब्सिडाइज है, ताकि लोग दे सके। और अब तो हमने ये भी कर दिया है कि इस इलाके के जो लोग गरीब गुरबा हैं वो सब्सिडाइज रेट को भी 50% कर दिया। मिसाल के तौर पर 4000 रुपये MRI का है, जो बाहर में 8000, 10,000 है, हमने उसको भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमने 2000 कर दिया। तो इस तरह से ये सेवा हम दे रहे हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज सेवा दे रही है। फिर ये यूनिवर्सिटी 2013 में माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में ये बनाया एक एक्ट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2013। उन्होंने ये यूनिवर्सिटी हमें दिया 2018 में, और 19 में UGC से रिकॉग्नाइज हुई। तो अब यूनिवर्सिटी जब बन गई तो ये मेडिकल कॉलेज BN मंडल यूनिवर्सिटी में था, अब ये आ गया अपने अल-करीम यूनिवर्सिटी में। अल-करीम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है, रिज़ल्ट देती है, डिग्री दे रही है, और काफ़ी कोर्सेज जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कोर्सेज हैं, जो नौकरी ढूंढना नहीं पड़े, वो सारे कोर्स हमने खोले हैं काफ़ी, और खोलते जा रहे हैं। जैसे अभी BSc नर्सिंग है, B फार्म है, D फार्म है, पैरामेडिकल में ग्रेजुएशन है, IT है, फिर अभी लॉ खोलने का प्लान है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग लाभान्वित हों, यहाँ के लोग पढ़ लिख करके निकलें और उनको रोज़गार मिले। और उतने ही नहीं, आज 1600 लोग यहाँ हैं जो कार्यरत है, काम करते हैं, डॉक्टर से लेकर नीचे तक। उनको कम से कम ईश्वर ने एक मौका दिया इस यूनिवर्सिटी और इस कॉलेज के ज़रिए कि उनको इतनी सैलरी मिलती है। आज यहाँ के लोग जो इस इलाके के लोग हैं वो लोग लाभ उठा रहे हैं। दूसरा, बिज़नेस आगे बढ़ रहा है। आप आए होंगे तो गेट पर देखा होगा कितनी दुकानें खुली हुई हैं, सैकड़ों टेम्पू चल रहा है। तो देखिए, जब शिक्षा खुलता है, टेक्निकल एजुकेशन की संस्थानें खोली जाती हैं, तो इकोनॉमी डेवलप करती है उस इलाके की, वो इलाका आगे बढ़ता है। तो ये हुआ, और अच्छे अच्छे लोग हैं। आज न्यूरो सर्जरी हो रही है यहाँ 42,000 में मेडिसिन के साथ। आज क्या कहते हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो वो जितना भी जो भी इनिशियल स्टेज पेस मेकर है या शंट है या सारी चीज़ें यहाँ लग रही हैं, सब सस्ते इसमें लग रही है। और हम आज नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो सुपर स्पेशलिटी की तरफ भी अब ये संस्था आगे बढ़ रहा है और लोगों को लाभ दे रहा है। इस इलाके के लोगों को, सिर्फ कटिहार के नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के लोग, भागलपुर से लोग आते हैं, नेपाल से लोग आते हैं, बंगाल से लोग आते हैं। एक खुशी होती है कि चलिए एक काम हुआ। इसकी स्थापना मैंने की थी इसीलिए कि लोग यहाँ के इस इलाके के लोग लाभान्वित हों। आज हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने पूरा जिक्र किया किस तरीके से यूनिवर्सिटी बनी, क्या उसका मकसद था, जिस तरीके से आर्थिक स्थिति, जैसे कहा जाता है कि बिहार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, यहाँ पर डेवलपमेंट उस तरीके का नहीं हो पाया जो बाकी राज्यों में रहा है, आज भी पिछड़ा ही माना जाता है। ज़रूर विकसित में इसकी गिनती हो रही है, लेकिन अगर ज़मीनी तौर पर देख रहे हैं तो हम उतना डेवलप नहीं हो पाए हैं बाकी राज्यों की तुलना में। आपको क्या लगता है कि बिहार में ऐसे यूनिवर्सिटी, या जैसे ही सोच आपकी रही है, ऐसे और जगहों पे इसकी ज़रूरत है क्या आज मौजूदा समय में? ज़रूरत है, और माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसी 7 यूनिवर्सिटियाँ दी हैं जी। 7 यूनिवर्सिटी है हर जगह अलग अलग। किशनगंज में भी है जी, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी ससराम में भी है जी, दरभंगा मधुबनी साइड भी है, तो वैशाली की तरफ भी है। तो ऐसी प्राइवेट 7 यूनिवर्सिटी हो चुकी है, जिसमें 3 यूनिवर्सिटी में पहले से मेडिकल कॉलेज था, किशनगंज, सासाराम और यहाँ। और ये बता दें कि नॉर्थ इंडिया का, बिहार का नहीं, नॉर्थ इंडिया का ये पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 87 में जी, ये सबसे पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। और जो खुला वो इसके बाद प्राइवेट खुला है। अच्छा,
अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कटिहार के बारे में जैसा जिक्र किया आपने कि यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरी है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जब से बिहार की परिकल्पना हुई है या फिर जब से बिहार राज्य के तौर पे आया हुआ है, आपको क्या लगता है तब से बिहार, अब के बिहार में कितना बदलाव आया है या कितने बदलाव की ज़रूरत अभी है, या क्या सुविधाएं ऐसी आ जाएं जिससे कि बिहार भी उन राज्यों में आए जहां पर पिछड़ा ना गिना जाए इसको, या फिर ये सबसे आगे बढ़ चढ़ कर देश को रिप्रेजेंट करे? देखिए, अभी जो मौजूदा सरकार है बिहार की जी। इसने कई क्षेत्रों में अच्छा काम किया। जैसे आप देखेंगे कि रोड के मामले में सड़कें, हाँ। आज सड़कें इतनी बन गई, आप जहाँ भी जाना चाहें बड़ी आसानी से जा सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, बिजली की हालत बहुत सुधरी। कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन बिजली की हालत इस सरकार में, मौजूदा सरकार में बहुत ही डेवलप हुआ। और बिजली कम से कम हम देखते हैं कि 24 घंटा नहीं तो 22-23 घंटा बिजली ज़रूर रहती है। ये सुधार हुआ। और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ काम हुआ। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट यहाँ बना, दूसरे राज्यों में बहुत पहले से भी था, लेकिन यहाँ जो मौजूदा सरकार या नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2013 में उन्होंने ये एक्ट बनाया। तो ये सोच उनकी होगी कि शिक्षा को निजी स्तर पे भी लोग आगे बढ़ाएं। और देखिए, ये तारीख गवाह है, ये इतिहास गवाह है कि जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुली है, पहले वो 90% निजी लोगों ने खोला, प्राइवेट संस्था खुला, बाद में राज्य सरकार ने हो या केंद्र सरकार ने हो उसको टेक ओवर किया। तो ये परंपरा हमेशा रही है और इस परंपरा की वजह से शिक्षा आगे बढ़ा है। तो बिहार में भी नीतीश कुमार जी ने ये किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। बहुत सारी नई यूनिवर्सिटी बनी, वो भी अपना काम कर रही है। मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई, आर्यभट्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी थी, ये सब इसी सरकार में बनी है। और मैं समझता हूँ कि पहले की तुलना में बिहार इन सभी मुद्दों पर आगे बढ़ा है। हाँ, ज़रूरत है रोज़गार की, जिसमें आज हमारे तेजस्वी जी और नीतीश जी की जो सरकार है ये रोज़गार दे रही है। लेकिन ज़्यादा रोज़गार देने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि इंडस्ट्री खोले। उस मामले में बिहार थोड़ा पीछे है। मैं समझता हूँ कि आगे ये सोच है माननीय नीतीश कुमार जी की भी और माननीय तेजस्वी जी की भी कि आगे कुछ इंडस्ट्री खोला जाए ताकि रोज़गार के और भी मौके फराहम हो सकें। उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन सर, हम आप ग्राउंड रिपोर्ट बिहार में कर रहे हैं, जैसा आपने शिक्षा का जिक्र किया, शिक्षा को लेकर यहाँ लोगों में थोड़ा सा जो है एक स्टेप ले रहे हैं। वो कर रहे हैं कि सरकार ज़रूर शिक्षा को लेकर काम कर रही है, जो कम 5वीं तक था उसको थोड़ा सा हायर कर दिया गया है, शिक्षा को 8 तक कर दिया गया है, 10 तक कर दिया गया है। लेकिन टीचर वही हैं, जो 5 तक के टीचर थे वही अब 10 तक के जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी वही पढ़ाया जा रहा है। सरकार का क्या आगे कुछ प्लान है, या फिर जब डेवलपमेंट हो रहे हैं, जब बढ़ाया जा रहा है 8वीं या फिर 10वीं में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो शिक्षा को लेकर थोड़ी सी नाराज़गी लोगों में है कि वहाँ टीचर्स उस स्तर के नहीं हैं जिस स्तर पर होना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही डेवलपिंग कहते हैं, मतलब डेवलप्ड कुछ भी नहीं होता। हाँ जी। शिक्षा शिक्षा हमेशा डेवलपिंग स्टेज में रहता है। और शिक्षा सेंट्रल कंकरेंस भी है और स्टेट कंकरेंस भी है। दोनों को शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है और दोनों को ही यूनिवर्सिटी खोलने का अधिकार है। तो सेंट्रल को भी चाहिए कि यहाँ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ खोलें जिसकी आवश्यकता है, जिसकी कमी है। आपने देखा नीतीश कुमार जी ने जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे पटना यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने अपनी बात रखी थी कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री जी की कि उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। लेकिन नीतीश कुमार जी की ये इच्छा रही है। और आज यंग जनरेशन में, जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी जी, उनकी भी ये बड़ी इच्छा है कि एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस पर आपको मैंने कहा कि ये ग्रोइंग होता है, एक बार कुछ नहीं होता, लेकिन हायर एजुकेशन में भी आगे बढ़ा है। हाँ, जहाँ तक लोअर एजुकेशन की बात है उसमें थोड़ी कमज़ोरी ज़रूर है। इस पर बिहार सरकार को और ज़रूरत है चिंता करने की कि ये कैसे मजबूती होगी, ये है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने केंद्र सरकार का जिक्र किया, जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो चीज़ें नहीं, जो ज़रूरत है राज्य को,
वो चीज़ें क्यों नहीं मुहैया करवा पा रही है, या उन सुविधाओं को जो है देने में क्यों हिचकिचा रही है, जबकि और भी राज्य हैं जिनको ये सब सुविधाएं मिल रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार का आरोप सबसे ज़्यादा अगर बिहार सरकार पर लगता है, या फिर पार्टी पर्टिकुलर जो पार्टी अभी सत्ता में है उन पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप लगता है। उस पर क्या कहना चाहिए कि राज्य सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आप केंद्र सरकार क्या कर रही है बिहार में नहीं कर रही है उससे आपको खुद प्रमाणित होगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए। बिहार अगर पिछड़ा है, अगर आप पिछड़ा मानते हैं, अगर केंद्र सरकार इसको पिछड़ा मानती है, तो स्पेशल स्टेटस की बात हुई, पैकेज की बात हुई, और तेजस्वी जी ने उसके सपोर्ट में खड़े रहे कि इसको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन बहरहाल स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, और जाहिर है कि बिहार के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यहाँ वही नहीं बल्कि जो जीएसटी जो बिहार का हिस्सा है, जो बिहार को मिलना चाहिए, जो बिहार का अधिकार है, वो भी पूरी तरह जीएसटी जो शेयर है बिहार का वो भी नहीं आता है। आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा केंद्र सरकार क्यों कर रही है। जहाँ उनकी अपनी सरकार है वहाँ तो वो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ उनकी अपनी सरकार नहीं है या किसी दूसरे से मिलकर, दूसरे पार्टियों से मिलकर सरकार है रही है, उस पर न आज ध्यान दे रहे हैं न पहले वो केंद्र सरकार ध्यान देती थी। लेकिन केंद्र सरकार का दायित्व बनता है ये पूरे मुल्क के पूरे राज्यों को बराबरी से देखे। प्रधानमंत्री का एक दायित्व होता है कि हर राज्य को डेवलप करना चाहिए, जिसमें बिहार भी आता है, उस पर अब भी ध्यान देना चाहिए। मैं ये मांग करूंगा प्रधानमंत्री जी से। आपको कहीं ये इसके पीछे रीज़न लग रहा है कि क्या राजनीति में जिस तरीके से बदलाव हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जिस तरीके से सत्ता चेंज हुई है और बदलाव जो नया एक राजनीतिक गठबंधन बना हुआ है, शायद ये भी वजह है कि जो है सुविधाएं नहीं मिल रही हैं राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए थी? वो तो मैंने पहले भी कहा कि सौतेलापन का व्यवहार है। बिहार को जो मिलना चाहिए, जिसका अपना अधिकार है, वो भी नहीं मिल रहा है। उतना ही नहीं, आज किसी राज्यों का जो अपना अधिकार है उसको भी बिल लाकर चेंज किया जा रहा है और केंद्र अपने हाथ में ले रही है, जिससे बिहार का जो स्टेटस होना चाहिए, जो अख्तियारात होना चाहिए, उसमें भी कटल होता जा रहा है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि अगर चीज़ें ये केंद्र सरकार की तरफ से रहेंगी तो आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी आगे की? किस तरीके से बिहार को देख ही रहे हैं। देखिए, एक बात जानिए कि आज जो गठबंधन हो रहा है, गठबंधन कब होता है? या कोई भी पार्टी जब आवाम को देखती है, कोई भी पार्टी होती है, जाहिर है कि वोट के बगैर सरकार नहीं बनती। तो जब जनता का रुख देखती है कि जनता सरकार के खिलाफ हो रही है या हो गई है, तभी वो एक साथ जुटती है। और जनता की जब तक मानसिकता नहीं होगी खिलाफ में सरकार के, तब तक पार्टी खामोश रहती है या कोशिश करती है कि जनता को समझाया जाए। लेकिन आज हालत ये हो गई है, इस 9 साढ़े 9 बरस साल में केंद्र सरकार से पूरी जनता, बिहार की नहीं पूरे मुल्क की जनता आज खिलाफ होती जा रही है कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। और इसी को देखते हुए, जनता के रुख को देखते हुए सारा गठबंधन एक साथ हो रहा है कि जनता जब ऐसा चाह रही है तो हम लोगों को जनता के साथ खड़े रहना चाहिए ताकि सरकार का आगे बदलाव हो सके। नहीं सर, लेकिन आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, मजबूती या एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से तानाशाही का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगते आ रहे हैं, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां जितनी हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हों या फिर जो भी पार्टियां रही हैं, लगभग आरोप ही लगाती हैं तानाशाही का। लेकिन वहीं बीजेपी या केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि देश में विकास हो रहा है, मोदी जी का नाम हो रहा है विदेशों में, शायद इसलिए भी 2024 की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, या उस मुद्दों पर उनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए भी ये चीज़ें सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इनके पास अपने मुद्दे नहीं है, इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, आपने ठीक ही कहा कि बाहर में उनका नाम हो रहा है, लेकिन मुल्क में नाम नहीं हो रहा है। मुल्क में लोग परेशान हैं, चाहे रोज़गार का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, गरीबी का मामला हो, तो इससे लोग परेशान हैं, जनता परेशान है। चाहे किसान हो, इससे परेशान है। तो बाहर क्या मैसेज कौन दे रहा है ये मुझे पता नहीं है। आप कह रहे हैं कि बाहर में उनका बहुत ही क्या कहते हैं, कहा जाता है कि बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े लोग खुश हैं।
लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि ऐसी बात है कि बाहर में दूसरे मुल्कों में दूसरा मुल्क क्या कह रहा है, वो ये भी कह रहा है कि बिहार हिंदुस्तान की हालत ख़राब हो रही है, वहाँ धर्म की राजनीति हो रही है, वहाँ लोगों को दबाया जा रहा है, ये भी कह रहा है बाहर दूसरा मुल्क, ये भी कह रहा है। इसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन सर, आप जो मोदी सरकार के 9 साल हुए, जिस तरीके से वो एक कैंपेन भी चला रही है, और पिछले 18 साल से अगर बिहार सरकार में जिस तरीके से सत्ता रही है नीतीश कुमार जी की, तो आप कैसे देखते हैं दोनों को अगर आकलन करें तो कितना विकास जो 9 साल की केंद्र सरकार की रही है या फिर बात बिहार सरकार की करें, कैसे आप देख रहे हैं दोनों के विकास को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार का वो सपोर्ट बिहार को नहीं रहने के बावजूद आज की बिहार सरकार ने, जो मैंने पहले भी कहा कि डेवलप किया है जहाँ तक पॉसिबल हो सकता। आपको बिजली के बारे में कहा, आपको हायर एजुकेशन के बारे में कहा, आपको सड़कों के बारे में मैंने कहा। तो और दूसरा, आप जहाँ दूसरे राज्यों में देखते होंगे कि लोगों में बहुत मरमरिंग है एक धर्म के प्रति, इस धर्म वाले को उस धर्म से, उस धर्म वाले को उस से, जो खेल खेला गया है। लेकिन बिहार में आप देखेंगे ये संतुलित है, ये सरकार की देन है। और किसी स्टेट के लोगों को, किसी राज्य के लोगों को डेवलप करने के लिए पहले उनका संतुलन चाहिए। तो बिहार सरकार ने कम से कम संतुलन रखा है, कोई इस तरह की भावना से ग्रस्त नहीं होने दिया है, इक्का दुक्का छीट-फूट को छोड़कर, जो टेम्परेरीली कहीं हो गया। लेकिन इस मामले में बिहार बहरहाल बहुत मजबूत है और सब धर्म के लोगों को लेकर के चल रही है, गरीबों को, अमीरों को, फ़कीरों को, सबको लेकर चल रही है। ये इस मामले में तो नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूँ। सर, आपसे आपके ही जो है विपक्षी दल चिराग पासवान जी जो है पार्टी पर आरोप लगाते हैं, राज्य की सरकार पर आरोप लगाते हैं कि पिछले 18 साल से सत्ता जरूर रही है लेकिन आज भी बिहार पिछड़े में आता है। क्यों आ रहा है ये, इसका भी जवाब। पिछले दिनों आपने नहीं देखा कि चिराग पासवान जी कैसे यूज़ हो गए हैं? उनको खड़ा कर करके, उनके पार्टियों को खड़ा करके नीतीश कुमार जी के साथ क्या किया गया, तो आप इससे नहीं समझ सकते हैं कि वो कहाँ से गाइड हो रहे हैं चिराग पासवान जी। वो सच्चाई से हटकर वो कहीं और से गाइड हो रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? खुल के थोड़ा बताना चाहेंगे? बताया तो, अब क्या बताया? आपको लग रहा है कि वो किसी पार्टी के इशारों पे काम कर रहे हैं? अरे भाई, आप एक समझदार प्रेस के बड़ी इम्पोर्टेंट आदमी हैं, उपाध्याय जी, आपको तो कह दिया। इससे बड़ी चीज़ है कि नीतीश कुमार जी की सीट बहुत घटे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने कैंडिडेट को खड़ा किया। तो जाहिर है उनकी अपनी सलाहियत नहीं थी, जब तक कहीं से पुष्टपनाही नहीं थी उसके बगैर वो ऐसा नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने किया। तो जाहिर है कि आज वो ये बात सब बिहार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो सीधी बात है। तो आपको लगता है 2024 में जो अभी गठबंधन पटना में हुआ, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आए, भगवंत मान आए, फिर राघव चड्ढा आए, स्टालिन साहब आए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ऐसे में लगता है कि 2024 में कुछ हालात बदल पाएंगे या फिर मोदी सरकार फिर से वापसी करेगी, कुछ मजबूती आप दे पाएंगे गठबंधन को? ये पहली मीटिंग हुई जी। इस मीटिंग में मुझे लगता है कि 90% कामयाबी हुई। और जाहिर है पहली मीटिंग में 90% कामयाबी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आगे और 2-3 मीटिंग होगी, साथ बैठेंगे, तो ये गठबंधन तो अब बहुत मजबूत रहेगा। और ये मजबूती से ये गठबंधन रहेगा, मैं इसकी कल्पना ही नहीं करता हूँ, बल्कि मैं स्वस्थ हूँ इस मामले में कि ये गठबंधन बहुत मजबूत होगा। पहले बार में जब इतना मजबूत गठबंधन हुआ, और एक बात और जानें, एक तारीख गवाह है, कोई भी इस तरह की चीज़ें शुरू होती हैं तो बिहार से। हाँ। बिहार से कोई चीज़ इस तरह की शुरू होती है, चाहे आज़ादी का मामला हो, तो संपूर्ण क्रांति का मामला हो, चाहे सूफियों का मामला हो, पंडितों का मामला हो, जो भी शुरू होता है बिहार से वो असर रखता है। ये बिहार में बैठकर ये पहली बार ये गठबंधन जमकर बात हुई और सब लोगों ने इसको सराहा, तो ये बिहार से हो रहा है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सक्सेस होगा। सर, आप कह रहे हैं कि बिहार से क्रांति आई है, लेकिन आज मौजूदा हालात में जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां एकत्रित हुई पटना में, लेकिन मतभेद या बीजेपी जिस तरीके से इसको पॉइंट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल राजस्थान में कांग्रेस को कोस रहे हैं, दिल्ली में जो है बीजेपी को कोस रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस में जो यहाँ पटना में मीटिंग हुई, राहुल गांधी जी स्वयं यहाँ पर थे, उसी पार्टी को राजस्थान में कोस रहे हैं। और फिर कैसे ये कैसी एकता है कि जो है एक दूसरे पर ही
कहीं एकता तो दिखाई नहीं दे रही है इसमें। इसमें दो बात मैं कहूँगा जी। एक तो देखिए, कांग्रेस का जो वोट था उसी को लेकर के उनकी सरकार बनी है। हाँ। चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो। जी जी। अब वो जानते हैं कि मुझे भाजपा का वोट नहीं मिला है, कांग्रेस का वोट मिला है। जी। तो जाहिर है कि कांग्रेस जब आगे बढ़ेगी, फिर वो उनसे सत्ता छीनेगी, तो जाहिर है उनको तकलीफ होगी। दूसरी तरफ पढ़े लिखों के बीच ही मतभेद होता है। हाँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है वो पढ़े लिखों के बीच होता है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन वो फिर सुलझ जाता है, फिर एक जगह अपनी जगह पर वो फिर स्थिरता आ जाती है। आपसे जानना चाहेंगे, एकता की बात हो रही है, 2024 का चुनाव आने वाला है, तमाम पार्टियां एकत्रित हुई यहाँ पर पटना में। उम्मीदवार कौन होगा 2024 में विपक्ष का? क्योंकि सभी उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल को उम्मीदवार बनाना चाहती है, राहुल गांधी जी स्वयं सपना देख रहे हैं इस चीज़ का, या इस चीज़ का जिक्र उनकी पार्टी लगातार कर रही है, खड़गे जी स्वयं जिक्र कर। कौन बनेगा आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है कि ये अभी वक्त से कबल ये सवाल गलत है, और लीडर चुना जाता है इलेक्शन के बाद। जी। लीडर इलेक्शन के पहले नहीं चुना जाता, उसके बाद चुना जाता है। किसी पार्टियों ने कभी अपना लीडर चुन लिया, लेकिन उसूल ये है कि इलेक्शन के बाद, और जहाँ गठबंधन का सवाल आता है, जब गठबंधन होता है तब वहाँ और भी इलेक्शन के बाद ही लीडरशिप चुनी जाती है। इसलिए अभी वक्त से पहले ये सवाल बहुत सही नहीं। मुद्दे कैसे क्या रहेंगे विपक्ष के 2024 में? किस तरीके से आप मोदी सरकार को या फिर बीजेपी को कैसे घेर पाएंगे? कहाँ पर देख रहे हैं, कहाँ पर फेलियर रहा है सरकार का? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है रोज़गार, जो नौजवान लोग भटक रहे हैं। स्वास्थ्य की जो हालत है, आपको मैंने पहले कहा कि केंद्र को भी शिक्षा का, एजुकेशन कंकरेंस केंद्र का भी पार्ट है, लेकिन केंद्र ने देश में कोई ऐसी संस्था, ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं शुरू किया, न कोई ऐसा इंडस्ट्री शुरू किया जिससे रोज़गार मिल सके। तो करप्शन उतना ही है। तो मुद्दा ही मुद्दा है, मुद्दा की कमी कहाँ है? और सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार, जिससे नौजवान परेशान हैं, रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कहीं इंडस्ट्री नहीं खुली। अब बिहार में ख़ास तौर पर जो है, मैंने पहले कहा कि सौतेलापन का व्यवहार है। तो सवाल है कि मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है जो कि, जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने की बात करता हूँ कि एक काम हुआ था कि सड़कें पूरे देश में बनी थीं, लेकिन आज ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा में ही मैं गडकरी जी की तारीफ़ करता हूँ, इसलिए कि एक संतुलित आदमी है, और रोड में जो भी काम किया है उनकी वजह से हुआ है। किसी डिपार्टमेंट में कहीं कोई काम नहीं हुआ, वो सरकार बिल्कुल फेल है। तो आपसे बताया कि मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, हम सारे मुद्दों को लेकर जाएंगे। लेकिन सर, बीजेपी अगर गिना रही है मुद्दे, तो धारा, चाहे कश्मीर की बात हो, 35 से हो, या 370 की बात हो, राम मंदिर का जिक्र हो, अभी यूसीसी का ड्राफ्ट बन रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर वो बढ़ रही है। वो कह रही है हम 2024 में जितना हमने कहा था उतना हमने पूरा किया। देखिए, वो मुद्दा फिलॉप कर गया, अब जनता समझने लगी। पहले जनता नहीं समझती थी धर्म का मामला, लेकिन अब जनता ये समझ गई है कि धर्म में उलझाकर हमारा काम रुकता है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई काम हमारा नहीं हो रहा है। जनता समझ चुकी, अब वो बात नहीं रही। और आपको बता दें, जहाँ तक धर्म का मामला है, जितने भी लीडर आए जो विपक्ष में हैं, वो सब लोग, वो भी सनातन धर्म के हैं, वो मुसलमान लीडर नहीं हैं। अगर भाजपा के जो लोग हैं वो अगर सनातन धर्म के हैं, तो ये भी सनातन धर्म के लोग हैं। तो ये लोग मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करते हैं। तो जनता ये समझने लगी है कि ये लोग काम की बात करते हैं, और जो आज मौजूद सरकार है केंद्र में, वो सिर्फ धर्म को लेकर राजनीति करती है। ये अब जनता समझ चुकी है। जनता उतनी भोली भाली नहीं है। अब बहुत दिनों तक कोई कुछ वादा करता रहे, पूरा ना हो, तो जाहिर है कि आप समझते हैं कि जनता अच्छी तरह समझने लगती है कि हम ठगे जा रहे हैं। तो आप मानते हैं कि 2024 में कड़ी टक्कर मिल पाएगी या बीजेपी की, या सत्ता से बाहर निकालने में आप कामयाब रहेंगे? तो कहते हैं 24 के आज इलेक्शन हो जाए, आज इलेक्शन हो जाए,
तो सरकार बन जाएगी जिसकी बैठक हुई थी अभी पटना में। आज हो जाए चुनाव तो ये होगा। आप देख रहे हैं ना कि बंगाल का क्या हुआ, आपने देखा अभी कर्नाटक का क्या हुआ, आपने देखा हिमाचल का क्या हुआ। आप देखते रहिए, अभी 4 राज्यों का चुनाव है, आप देख लीजिए क्या होगा। तो ये इसी में पता चल जाएगा। तो आपको लगता है कि जो राज्य का रिजल्ट है वो केंद्र को भी प्रभावित करेगा? डेफिनेटली करेगा। वोटर वही होते हैं, वोटर दूसरे नहीं होते। और इतने राज्यों को जो इस यानी जो सरकार केंद्र की है, इसी में इन राज्यों को तो देख लिया ना आपने कि सरकारें बदल गई, या ममता जी जहाँ थी वहाँ रिटेन कर ली। कर्नाटक में आपने देखा सरकार बदल गई, हिमाचल में आपने देखा। तो आपको नहीं लगता है? लेकिन आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वहाँ पर तानाशाही चला रही है, रवैया जो है, चाहे अगर सीबीआई की रेड होती है या ईडी की रेड होती है, वहाँ पर घुसने नहीं दिया जाता या जांच करने में जो है अवरोध किया जाता है, या फिर जिस तरीके से पार्टियों में वहाँ पर जो रोहिंग्या घुस रहे हैं, अवैध वोटर हैं, जो जिनके जरिए जो है सरकार बनाने की कोशिश हो रही है या संरक्षण दिया जा रहा है, ये भी आरोप लग रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरोप किसी पर लगाना और आरोप को सिद्ध कर देना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। आप आरोप किसी पर भी कुछ लगा सकते हैं, लेकिन उसको सिद्ध नहीं कर पाए आप। आप मानते हैं कि हिंसा नहीं हुआ अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में? क्या नहीं हुआ? हिंसा जिस तरीके से अभी आप जानते हैं कि हिंसा कौन करता है? अपोजिशन के लोग हैं। आपको देखते हैं कि हिंसा करने वाले कौन लोग हैं? अपोजिशन वाले लोगों की हिम्मत होती है जो लोग केंद्र में सरकार में हैं, हिंसा वहीं से शुरू होती है। तो इसलिए कि राजनीति ही उसी पर हो रही है। आपने ही कहा ना, सही कहा आपने कि मुस्लिम हिंदू का मामला हो, तो सवाल है इसीलिए होता है ना कि मुद्दों से भटका दिया जाए और सही बात ना हो सके। तो आप मानते हैं कि जो चीज़ें अभी पटना में हुई हैं, ये 2024 में एक पॉजिटिव रिजल्ट निकालेंगे और 2024 कह रहा हूँ कि अभी चुनाव हो जाए, गठबंधन रहेगा, मजबूत गठबंधन रहेगा। 24 तो दूर है, अभी चुनाव हो जाए तो देखिए सरकार बदल जाएगी। चलिए ठीक है, जो भी आप चीज़ें करें, आपसे थोड़ा सा और समय आपका लेना चाहेंगे। आप विपक्ष के कुछ नेताओं का नाम हम आपको बता रहे हैं, आपके जहन में जो भी चीज़ें आ रही हैं आप बताइए कि क्या उनके बारे में आप सोचते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? कैसा उनके बारे में क्या सोचते हैं? कैसे लीडर हैं? आप देख रहे हैं ना कि 2005 से अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं। कहीं न कहीं जनता उनके बारे में सोचती है और जनता ही के वोट से सरकार बनती है। तो कहीं न कहीं जनता उनके दिल में है, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज के दिन में एक युवा तेजस्वी यादव जी के साथ हैं और दोनों का इतना मजबूत गठबंधन है बिहार में। है तो 7 पार्टी का गठबंधन, लेकिन इतना ये मजबूत गठबंधन है और एक यंग को लेकर के अब और आगे और जनता और एकजुट हो गई है इस गठबंधन के साथ। तो मैं समझता हूं कि नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। अगर आगे भी कहीं बढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे। और जाहिर है कि उनकी नेक नियति है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारे बाद हम हटेंगे तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। तो जाहिर है कि ये तो बहुत बड़ा दिल है उनका, बहुत बड़ा दिल दिखाने का काम किया है नीतीश जी ने, इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आप केंद्र के जो है सबसे बड़ी लोकसभा कहें, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर कहें, उसका आप एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। आपको लगता है कि मोदी सरकार पर तानाशाही या स्वयं प्रधानमंत्री जी पर तानाशाही का आरोप लगता है, कितना सच्चाई है या कि ऐसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, आप ऐसे समझिए इन चीज़ों को जी। आप इन चीज़ों को ऐसे समझिए कि जब विपक्ष, राज्यसभा में मैं देखता हूँ कि जब विपक्ष किसी बात को, किसी बिल पर अगर अपोज करती है, कहा जाता है कि डिस्कशन करा लीजिए, लेकिन रूलिंग पार्टी तैयार इस बात के लिए नहीं होती है कि डिस्कशन करा लिया जाए। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे? मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता, आप समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। भाई, हमेशा होता है कि जब अपोजिशन किसी मुद्दे पर, किसी बिल पर अपोज करती है और कहती है कि आप इस पर डिस्कशन करा लीजिए, लेकिन डिस्कशन नहीं कराया जाता, बिल पास हो जाता है।
आप इससे समझ जाएं कि वो क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। दूसरा, हम लोग कॉमा फुल स्टॉप अगर किसी बिल का अगर गलत है, उसका मीनिंग दूसरा निकलता है जो निकलना नहीं चाहिए। अगर वहाँ कहा जाता है कि भाई आप इस कॉमा फुल स्टॉप को ऐसे चेंज कर दीजिए, तो वो लोग कहते हैं मैंडेट करा लीजिए। मतलब ये कि हम आप जो कह रहे हैं वो हम नहीं मानेंगे, यानी आप वोटिंग करा लीजिए, चूँकि वोट में वो ज़्यादा हैं, आप वोटिंग करा लीजिए। इसको आप क्या कहेंगे? आप अपने वर्ड में बताइए कि क्या कहेंगे। तो आप मानते हैं कि लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है? अरे भाई, ये हमारे कहने की ज़रूरत क्या है? आपको तो सारी बातें बता दिया मैंने। आप जो समझते हैं वही बोलिए जी। मैंने तो आपको एग्जाम्पल दे दिया। तो आप मानते हैं कि तानाशाही रवैया है? भाई फिर आप कर, हमने तो बता दिया कि कोई भी बिल पर वो डिस्कशन नहीं चाहती सरकार। कॉमा फुल स्टॉप की बात आती है कि इसका मीनिंग बदल जाता है, जो आप कहना चाहते हैं वो नहीं आ रहा है, फिर भी कहा जाता है मैंडेट करा लीजिए, इसलिए कि लोग ज़्यादा हैं, मेंबर ज़्यादा हैं। तो इस ईगो से नहीं चलता है देश, ईगो से नहीं चलता है। अब उसको आप जो नाम देना चाहें, मैं तो ईगो ही पर रोक रहा हूँ, आप जो नाम देना चाहें आप दें उसको। तो अभी हाल ही में 2024 का चुनाव से पहले यूसीसी ला दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। आपको लग रहा है कि 2024 में कामयाबी मिलेगी बीजेपी को इस बिल लाने से? देखिए, एक बात आपको मैंने बता दिया कि जनता समझ चुकी है। कुछ दिन पहले तक नहीं समझी थी, लेकिन अब समझ चुकी है। और जनता समझ चुकी है, जनता अब केंद्र सरकार के खिलाफ हो गई है, इसलिए ये गठबंधन हो रहा है। अच्छा। अगर कोई भी ये समझता है कि जनता साथ उनके है, तो फिर गठबंधन नहीं करता है। आज ये जनता चूँकि बिल्कुल अलग है, केंद्र सरकार के खिलाफ है, तो ये गठबंधन और ज़्यादा कामयाब होगा। तो ये तो विपक्ष, ये तो केंद्र सरकार भी कह रही है कि ये पार्टियों का गठबंधन है, जनता का गठबंधन नहीं है, ये भी कह रही है। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि जनता की मानसिकता को देख कर गठबंधन हो रहा है, क्योंकि जनता वहाँ खिलाफ है, वो विकल्प चाह रही है, इसलिए हम ये गठबंधन कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो मैं नहीं जानता जी। मैं जानता हूँ कि जनता ऐसा चाह रही है, इस गठबंधन के सपोर्ट में है, ये नेचुरल हो रहा है, जनता चाह रही है जी। इसलिए हम लोगों ने गठबंधन किया। और जनता की इच्छा है कि ये गठबंधन हो और वो सरकार परास्त हुआ, ये गठबंधन की सरकार आए। आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट आया है अभी केंद्र सरकार ने, एक संविधान एक कानून, ये सारी चीज़ें देश में होनी चाहिए या फिर इसके फेवर में है या नहीं है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप उस पर? कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यूसीसी का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों आपको लगता है? भाई जब हिंदुस्तान का संविधान है, जी। उसका प्रियम्बल कहता है सेकुलर होगा, ठीक है, इंसाफ होगा, बोलने की आज़ादी होगी, जी। तो आप उस संविधान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। सबको अपने अपने धर्म पर चलने की आज़ादी होगी, और उसमें मैं कह रहा हूँ कि हर धर्म ये कहता है कि दूसरे धर्म की रक्षा करो, दूसरे धर्म की हिफाजत करो, दूसरे धर्म का सम्मान करो। तो भाई इसमें क्या हो गया है कि उसकी ज़रूरत, उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। लेकिन सरकार जो ड्राफ्ट ला रही है उसके पीछे रीज़न ये है कि वो कह रही है कि पिछली जो सरकार रही है केंद्र में, उसने किसी एक विशेष वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये चीज़ें की थी। अब उस चीज़ को बदला जा रहा है कि सबको हिस्सेदारी बराबर से मिले, ये हमारी मानसिकता है या हमारी सोच ये है। आपको ये लगता है कि ऐसा है? सबका अपना पर्सनल लॉ है, ठीक है, आपका भी अपना पर्सनल लॉ है, जी। बौद्धिस्ट का भी अपना पर्सनल लॉ है, जी। हम लोगों का भी अपना पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन का भी पर्सनल लॉ है, सबका पर्सनल लॉ है। जी। उसमें आप हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्या है? जी। कोई आवश्यकता है? और क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है, जी। वो तो यूनिफॉर्म है, वो धर्म के आधार पर नहीं है। जी। सिविल लॉ अपने अपने धर्म के आधार पर है, यानी आपसी। तो सवाल है कि क्रिमिनल लॉ जो है वो तो जाहिर है कि बराबर है, सबके लिए यूनिफॉर्म है। तो फिर उस लॉ को दूसरे लॉ को थोपने की ज़रूरत कहाँ पैदा होती है? उसकी क्या आवश्यकता है? तो कैसे इस चीज़ को टैकल आप लोग करेंगे? क्योंकि यूसीसी का ड्राफ्ट तो आ जाएगा और इसको जैसा मेजोरिटी में आप कह रहे हैं, समय बताएगा। हर का पर्सनल लॉ है, मैंने आपको कह दिया, जी। उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। गलत है, गलत है। संवाद को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, समाप्त करना चाह रहे हैं। आपकी तरफ से कोई संदेश हो जो देश के नाम हो, या फिर केंद्र सरकार की तरफ कोई जो कुछ कहना चाहें आप, मैसेज जनता को आप देना चाहें? देखिए, हर धर्म में है बराबरी, जी।
और हम क्या देंगे संदेश। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संदेश दे दिया है, इंसाफ, बराबरी, बोलने की आज़ादी। वो संदेश बहुत बड़ा संदेश है, उसके बाद कोई संदेश नहीं बचता है। मैं चाहता हूँ वही संदेश लागू रहे, हमेशा हमेशा रहती दुनिया तक वो संदेश लागू रहे। मेरा यही संदेश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में राज्यसभा के सांसद इस वक्त जुड़े हुए थे और उनसे बहुत सारा संवाद हुआ, सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ। क्या कुछ आपका कहना है, क्या कुछ आप सोचते हैं बिहार सरकार के बारे में या केंद्र सरकार के बारे में, और 2024 में क्या कुछ इसका परिणाम आएगा, जरूर हमें बताएं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिनव, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।